वेलकम गाइस टू माय चैनल खान 2197 जहां हम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अलग अलग टूल्स को टेस्ट करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे लाइव टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। इस बार हम यूज़ करेंगे मेटास्प्लॉइटेबल 2 को, जो कि एक ऑलरेडी लर्निंग फेज़ के लिए बनाया गया एक वल्नरेबल मशीन है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि हम कैसे एनमैप को यूज़ कर सकते हैं। एक टूल है एनमैप जिसके ज़रिए हम नेटवर्क को स्कैन करते हैं और हम पता लगा देंगे कि जो हमारा विक्टिम है वो ऑनलाइन है या नहीं, और उसी के साथ उस सिस्टम पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स और वर्जन इंस्टॉल्ड है वो भी हम चेकआउट करेंगे। और साथ ही सिस्टम में हम कैसे वल्नरेबिलिटीज़ को सर्च करते हैं, डीप स्कैनिंग करके हम कैसे उसकी जो अंदर वल्नरेबिलिटीज़ होती है उसको हम ढूंढते हैं, तो वो भी आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले अपनी काली अपन ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग काफ़ी ओएस डाल रखे हैं। तो मेटास्प्लॉइटेबल 2 आपको सिस्टम में डाउनलोड करना होगा और आपको उसको वीएम में ऐड करना होगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं उसी से कंटिन्यू करता हूँ। चलिए टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो काली है वो अप टू डेट है या नहीं। तो पहले एक बार मैं जो अपना एडमिन जो अपन लेते हैं रूट में अपन जाके एक बार चेक करते हैं। तो मैं अपने पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे apt अपडेट A to Z, जो भी है सब मैंने एक ही कमांड में डाल रखा है, तो सब एक साथ में ही चेक कर लेगा। जब तक ये होता है तब तक एक बार हम मेटास्प्लॉइटेबल को भी चेकआउट कर लेते हैं। हाँ, वो भी रन कर रहा है। इसको लॉगिन कर लेते हैं एक बार। आप देख सकते हैं इसके यूज़र आईडी पासवर्ड आप अगर देखेंगे तो ऊपर यहाँ मेंशन कर रहा है लॉगिन विथ MSF एडमिन एंड MSF एडमिन टू गेट स्टार्टेड। तो ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ लिखा है उसको हमें यहाँ पे टाइप करना होगा। एक बार वापस ट्राई कर। हाँ, तो आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर लिया है मेटास्प्लॉइटेबल 2 में भी। अब इसकी IP एक बार चेकआउट करते हैं, इसकी IP कौन सी है। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया आप देख सकते हैं ऊपर मुझे इसका IP एड्रेस शो कर रहा है 192.168.219.129। ये इस मेटास्प्लॉइटेबल 2 की IP है 219.121.129। इस IP को हमें याद रखना है क्योंकि ये अलग OS है जो हमने वर्चुअल मशीन में ऐड कर रखा है और काली लाइनक्स अलग OS है। तो हम ये इस सिस्टम से काली से उस मेटास्प्लॉइटेबल के अंदर एंटर करेंगे। ये एक ऑलरेडी ओपन विक्टिम मशीन है जिसके अंदर बहुत सारे पोर्ट्स ऑलरेडी ओपन है और बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ भी है। ये हमें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ सारा कंटेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने IP अभी थोड़ी देर पहले देखी थी 129 वाली, तो उसको हम एक बार चेक करेंगे कि कैसे क्या वो ऑनलाइन हम देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एनमैप के बारे में, एक टूल के बारे में बता देता हूँ, थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। एनमैप एक बहुत ही अच्छा टूल है। इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क मैपर। इसका काम होता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर क्या चीज़ है उसके अंदर मैपिंग करके कुछ डिटेल्स बता रहा होता है। तो इसके अंदर बेसिकली जो होता है अपन नेटवर्क स्कैनिंग जो करते हैं, तो एक तरीके से अगर मैं आपको कहूँ दोस्तों, ये नेटवर्क को स्कैन करता है। बिना नेटवर्क स्कैन किए किसी भी सिस्टम की अपन जो है डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ये ओपन सोर्स भी होता है जो कि फ्री सॉफ्टवेयर्स के कैटेगरी में आता है। इसके बाद ये जो ओपन उस सॉफ्टवेयर पे पोर्ट्स रन कर रहे होते हैं जिसके ज़रिए हम वल्नरेबिलिटी को सर्च करते हैं, ओपन पोर्ट्स भी यही दिखाता है। और उस जो सिस्टम है वहाँ पे विक्टिम का, उसके अंदर कौन सी सर्विसेज रन कर रही है, ये सारी भी चीज़ें जो है ये स्कैन कर सकता है एनमैप। अगर दोस्तों आपने बैनर ग्रैबिंग के बारे में अगर सुना होगा, वो एक सॉफ्टवेयर रन होता है कोई भी तरीके का जिसका वर्जन क्या है, हो सकता है उस सॉफ्टवेयर के उस वर्जन में कोई वल्नरेबिलिटी रही हो। ये सारी जानकारी भी हमें एनमैप के ज़रिए मिल सकती है। तो आइए थोड़ा डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे आगे दूसरे वीडियो में। बस हम अपने काली सिस्टम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे एनमैप। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एनमैप। उसके बाद जो विक्टिम की IP ही, जैसे हमारी अभी मेटास्प्लॉइटेबल 2 हम जो यूज़ कर रहे हैं तो उसकी IP जो थी 219.129 थी। अब आप देख सकते हैं इसको लिखने के बाद मैं अगर एंटर करता हूँ तो हमें इस IP के ज़रिए पता लग जाएगा एनमैप से कि क्या ये ऑनलाइन है। अगर ऑनलाइन है तो इस पर कौन से पोर्ट्स रन कर रहे हैं जो ओपन है, जो हमारे काम के हैं। अगर आप पोर्ट्स की अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो तकरीबन 1 से लेके 65,535 तक पोर्ट्स टोटल होते हैं। तो उसमें से कौन से पोर्ट्स रन कर रहे हैं, कौन सा TCP है, UDP है, वो ओपन है या नहीं, कौन सी सर्विस उन पर रन कर रही है, आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में हम लेके जाएंगे अभी। तो आप अभी देख सकते हैं सारे स्टेट्स को, पोर्ट्स को, सर्विसेज को जो एक एक पोर्ट पे रन कर रही है। हो सकता है इन्हीं सर्विस में कोई वल्नरेबिलिटी हो।
अभी मैं आपको सारी रन करके अभी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जैसे ही हमने ये पता लगा लिया कि हमारा जो विक्टिम मशीन है वो ऑनलाइन है या नहीं, तो अगर वो ऑफलाइन होगा तो हमें यहाँ पे एक भी पोर्ट ओपन नहीं दिखाएगा, बट हमें ऑलरेडी ओपन पोर्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो विक्टिम सिस्टम है वो ऑनलाइन है। तो अब मैं थोड़ी सी जानकारी आपको Nmap की और दे देता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं एक एक कमांड के साथ में आपको उस कमांड का मतलब भी और वो क्या करता है वो भी आपको समझाता रहूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे -p। अब ये होता है पोर्ट स्कैनिंग के लिए। जो पोर्ट्स की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, जो कि 1 से लेकर 65,535 तक होती है, उसको हम पहले मेंशन करेंगे। मैं जल्दी ही Nmap के ऊपर एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, तो अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पाऊँगा। तो आप एक काम कीजिएगा, आप साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिएगा, ताकि आपको आगे जब भी मैं बताऊँ आप उस चीज़ को कैसे यूज़ करना आपको पता हो। तो यहाँ पे कैसे उस पोर्ट स्कैन करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ मेंशन करना होगा -p, स्मॉल p, ओके, इट्स स्मॉल p। उसके बाद हम पोर्ट्स का नंबर जो रहता है उसको हम मेंशन करेंगी, जो कि है 1 से लेकर 65,535 तक। टोटल जितने भी पोर्ट्स होंगे सब स्कैन कर लेगा। अब उसके बाद आगे जो हम कमांड लिखने वाले हैं, अब मैं उसके बारे में भी थोड़ा आपको ब्रीफ में डिटेल दे देता हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, ये बहुत एक Nmap का बहुत ज़रूरी हिस्सा है, जिसके ज़रिए हम डीप स्कैनिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई नोटबुक है तो आप प्लीज़ उसमें राइट कर लीजिएगा। आप अगर प्रोटोकॉल्स के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी रखते हैं, प्रोटोकॉल्स के ज़रिए हम जो है नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर जानकारी ली होगी TCP के बारे में, अगर आप जानकारी रखते हैं, या फिर UDP एक पोर्ट होता है, TCP एक पोर्ट होता है, तो इनके ज़रिए हम नेटवर्क को स्कैन करते हैं। तो TCP अगर मैं बात करता हूँ तो किस तरीके से पैकेट्स को सेंड करता है, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर TCP के बारे में जानकारी रखते हैं, तो सबसे पहले वो सिंक्रोनाइज पैकेट भेजता है। TCP जो है 3-वे हैंडशेक के तौर पे काम करता है। जैसे कि अगर मैं आपको और आसान भाषा में अगर समझाऊँ, तो A और B अलग अलग 2 पर्सन है। A जो है सबसे पहले एक सिंक पैकेट भेजेगा B को, ये देखने के लिए क्या वो ऑनलाइन है या नहीं, और वापस B जो है अगर वो ऑनलाइन होता है तो एक एक्नॉलेज पैकेट उसको भेजता है। तो जैसे ए के पास वो एक्नॉलेज का पैकेट वापस रिसीव होता है, तो ए वापस रिप्लाई करता है एक्नॉलेजमेंट के साथ में। तो ये जो 3-वे कम्युनिकेशन जो होता है, इसको अपन TCP के ज़रिए अपन कम्युनिकेशन के लिए काम में लेते हैं। तो था TCP स्कैन। बट इन सब में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है फायरवॉल, जो कि विंडो की एक फायरवॉल या जो भी सिस्टम है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं विंडो की एक फायरवॉल ले लेता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, प्रोटोकॉल्स जो है फायरवॉल्स उसको एग्जीक्यूट और ब्लॉक करने की उसको पावर होती है। फायरवॉल क्या करता है, अगर आप कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फायरवॉल ने बनाए, अगर आप उसको वायलेट करते हैं, प्रोटोकॉल्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फायरवॉल की तरफ से जो बनाए गए उसमें अगर कोई भी वायलेट करता है कोई भी प्रोटोकॉल, तो वो उसको ब्लॉक कर देता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक होता है हाफ TCP स्कैन, जिसको अपन कहते हैं। जैसे TCP स्कैन में मैंने आपको बताया था, ए जो होता है वो B को सिंक एक पैकेट भेजता है, फिर B से वापस सिंक के साथ में एक एक्नॉलेज का पैकेट आता है, फिर B वापस A जो है एक एक्नॉलेज का पैकेट भेजता है। बट हाफ TCP स्कैन में हम क्या कर सकते हैं, हाफ ओपन TCP स्कैन में हम जो विक्टिम है उसको हम सिंक का पैकेट भेजते हैं, B वापस हमें सिंक और एक्नॉलेज का पैकेट भी भेजता है, बट हम वापस रिटर्न में उसको एक्नॉलेज का जो है पैकेट नहीं भेजेंगे। इससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि विक्टिम जो कि हमें रिप्लाई दे रहा है, यानी वो ऑनलाइन तो है, और हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो इसको ब्लॉकेज होने से बचाने के लिए हम जो लास्ट जो स्टेप इसका रहता है एक्नॉलेज का, वो इसको नहीं भेजता है हाफ TCP स्कैन। ये सबसे बेस्ट वे है। कि अगला पोर्ट है वो हमारा होगा UDP। तो वो एक बहुत सिंपल सा है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल उसका फुल फॉर्म है, जिसके अंदर एक यूज़र जो है दूसरे यूज़र को पहले रिक्वेस्ट करता है, फिर दूसरा यूज़र उसका रेस्पॉन्स करता है, और वापस जो फर्स्ट यूज़र उसको रेस्पॉन्स करता है। ये है UDP का प्रोटोकॉल। तो अब हम यहाँ पे सिंक यानी हाफ TCP स्कैन करवाएंगे, जिसमें हम ब्लॉक नहीं होते हैं, जिसके चांसेस ब्लॉक होने के बहुत रेयरली होते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कमांड s देन कैपिटल S, फर्स्ट हाइफन देन स्मॉल s देन कैपिटल S। उसके बाद हम स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद हम स्मॉल s, उसके बाद कैपिटल में V लिखेंगे। इसका मतलब कौन से सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल्ड है उसके वर्जन्स कौन से हैं। उसके बाद हाइफन कैपिटल O, याद रखिएगा कैपिटल O, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी डिटेल्स हमें मिलेगी। उसके बाद फिर से हम स्पेस देंगे और उसके आगे हम मेंशन करेंगे -V यानी वर्बस, मतलब जो भी हमने कमांड लाइन पे जो कमांड डाली है वो क्या कर रही है, कौन सी क्या डिटेल्स उसने अभी तक स्कैन की है, सब कुछ डिटेल्स हमें स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखाई दे। तो इसके लिए हमें डालना होता है -V यानी वर्बस। अब इसके आगे हम फिर से कमांड लिखेंगे, जिसको हम स्पेस देने के बाद हम आगे मेंशन करेंगे -O
उसके बाद कैपिटल में X। इस कमांड का मतलब ये है कि जो भी कमांड हमने अभी रन की है इसका पूरा आउटपुट हमें एक फ़ाइल के अंदर लेना होता है, जिसका एक्सटेंशन जो होता है वो .xml होता है। तो हमें मेंशन करना होता है -OX, मतलब -OX लिखने के बाद हम आगे जो भी फाइल का नाम लिखेंगे .xml के साथ में, उस फाइल के अंदर हमारे पास इस nmap की, इस विक्टिम IP की सारी डिटेल्स सेव हो जाएगी। तो ये लिखने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने लिखा है -O X then king.xml। अब इस IP की विक्टिम की जो IP है, इस पूरे के अंदर जितने भी पोर्ट्स है उस पर सिंक स्कैन करेगा, साथ में उस सॉफ्टवेयर के वर्जन्स, ऑपरेटिंग की डिटेल, OS की जो डिटेल्स है वो हमें मिल जाएगी। वर्बस करके हमें स्क्रीन पे भी ये दिखाएगा और इसको सेव करेगा king.xml में। चलो मैं इसको एंटर करता हूँ। अब इन पे देख सकते हैं कि इसने काफ़ी सारे पोर्ट्स को डिस्कवर किया है सर्विसेज के साथ में इस IP पे। तो अभी ये बहुत जल्दी हमें उसके डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला है, तो वेट करते हैं थोड़ा टाइम। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसने रिज़ल्ट दे दिया है। तो अब हमने जो फाइल डाली थी king.xml, तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि इसने आउटपुट क्या दिया है। आप देख सकते हैं पहले हमें जो आउटपुट मिला था, इस बार आउटपुट उससे डिफरेंट आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसने 21 पोर्ट पे हमें एक सर्विस दिखाई है FTP, जिस पे एक VSFTPD 2.3.4 वर्जन करके एक सॉफ्टवेयर रन कर रहा है और उसका वर्जन डिटेल्स वगैरह इसने सब कुछ सारे पोर्ट्स पे दे दिए। पहले इतनी डिटेल में हमारे पास सारी चीज़ें नहीं आई थी, बट इस बार हमने जो कमांड चलाई उसके अंदर आपने देखा होगा सिंक स्कैन करके हमने सॉफ्टवेयर वर्जन के लिए SV जो कमांड डाली थी, उसके ज़रिए इसने हमें सारे वर्जन्स भी दे दिए हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर रन कर रहा है और किस पोर्ट पे कर रहा है, किस सर्विस के साथ कर रहा है, वो सारी डिटेल इसने हमें दे दी है। और इसने इस फाइल को सेव भी किया है .xml करके, जो फाइल हमने बनाई थी king.xml। तो सबसे पहले हम इस फाइल को एक बार देखते हैं कमांड लाइन में रन करके। तो अब हम यहाँ टाइप करेंगे ls। तो एक बार हम फाइल को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने हमारे पास एक king.xml करके फाइल आ गई है। तो XML फाइल को एक बार अपन यहाँ प्रिंट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कैट फाइल के ज़रिए मैंने इसको प्रिंट किया है। कैट एक ऐसी कमांड है जिसके ज़रिए हम किसी भी फाइल को टर्मिनल के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस फाइल के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हमें ईजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ये कोडिंग की, जैसे किसी वेबसाइट की कोडिंग होती है, इस तरीके से इसने इसको बनाया है और इसको समझना भी काफ़ी टिपिकल होगा। तो इसको थोड़ा आसान अगर लैंग्वेज में अगर अपन कहें तो इसको अपन बना सकते हैं। उसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा HTML के लैंग्वेज में। तो HTML में अगर इस XML फाइल को हमें कन्वर्ट करना है टर्मिनल के अंदर, खाली लाइनक्स के अंदर, तो हमारे पास एक कमांड है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। वो है XSLT-proc यानी PROC। आप ये कमांड लिखिए, उसके बाद में स्पेस दीजिए, फिर उस फाइल का नाम लिखिएगा। जैसा हमारे केस में है king.xml, इस फिर स्पेस, फिर हाइफन, फिर O। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो O था वो कैपिटल में था, यहाँ पे जो हम O लिखेंगे वो स्मॉल में होगा। तो आउटपुट के लिए जो आता है उसके लिए स्मॉल में O हमें मेंशन करना होता है। उसके बाद जैसे हम O लिखेंगे उसके बाद में स्पेस देके हमें फाइल का नाम देना होगा। जिस फाइल नाम से हम इसको सेव करना चाहते हैं वो नाम हमें मेंशन करना होगा। जैसा कि हमारे केस में है king.html। तो मैं इसको एंटर करता हूँ। अब मैं ls करके देखूँगा क्या ये फाइल आ गई है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास अभी दो फाइल दिखा रहे हैं, एक XML के फॉर्मेट में और एक HTML के फॉर्मेट में। तो चलिए इस फाइल को ओपन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे पास दो अलग अलग फाइल है। तो पहले हम HTML वाली फ़ाइल ओपन करके देखते हैं। तो इसने हमें, जहाँ हमने पहले XML की फ़ाइल रन की थी उसमें हमें कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी फ़ाइल क्या, कौन सा पोर्ट रन कर रहा है, क्या सर्विसेज है। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसने क्लियरली एक डिटेल और एक अच्छे फॉर्मेट के अंदर में प्रॉपर्ली सारी चीज़ प्रोवाइड की है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने कब स्कैन किया है, कौन सी IP को स्कैन किया है, कौन सी सर्विस उस पर रन कर रही है, कौन सा पोर्ट प्रोटोकॉल इसने यूज़ किया है, और कौन सा पोर्ट, और साथ ही साथ उस पोर्ट पे कौन सी सर्विस और कौन सा सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, उसका वर्जन क्या है। यहाँ तक कि आप OS की डिटेल्स में आप अगर देखोगे तो उसमें वो भी शो कर रहा है कि उबंटू है या कौन सा है। सारा सिस्टम इसने उसके अलग अलग टेबल बना के हमें दे दिया है, जिससे हमें समझने में आसानी होगी कि उस सिस्टम के अंदर जो हमारा विक्टिम सिस्टम है उसके अंदर ऐसे कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है जिसको हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं या वल्नरेबिलिटी निकाल कर उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कि इसकी कुछ चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसने बताया हमें इतने सारे पोर्ट्स इसने स्कैन किए, उसमें से इतने पोर्ट्स उसने क्लोज रखे क्योंकि उस ओपन थे ही नहीं। जो पोर्ट्स ओपन मिले 30 के आसपास उसने उसकी लिस्ट बना के हमें टेबल में मेंशन करके दे दिए। तो अब इन पोर्ट्स को थोड़ा सा हम अच्छे से चेकआउट करते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं फर्स्ट FTP पे
VSFTPD करके एक सॉफ्टवेयर है। और नीचे अगर मैं जाऊं तो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह की डिटेल आपको दे रहा है। तब देख सकते हैं इसने हमें अच्छे से पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। तो वापस हम अपने टर्मिनल की तरफ एक बार चलते हैं। इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं टर्मिनल पे हम आ जाते हैं। जो अभी हमने HTML फाइल निकाली है उसके ज़रिए हम आराम से इस मेटास्प्लॉइटेबल 2 को इजीली, हमारे पास इतने सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं जिससे हम हैक कर सकते हैं और उसमें हम एक्सेस ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक टूल के बारे में बात करेंगे, MSF कंसोल। MSF कंसोल एक बहुत ही शानदार टूल है। अगर मैं आपको कहूँ मैनुअली अगर आपको ये चीज़ें अगर सीखनी है तो सबसे बेस्ट टूल है आपके पास MSF कंसोल, वरना ऑटोमेटेड टूल्स काफ़ी सारे अवेलेबल है। बट मैं आपको प्रीफर करूँगा आप ऑलवेज़ मैनुअल टूल्स की तरफ ज़्यादा जाइए। तो सबसे पहले मैं MSF कंसोल ओपन कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं एक बार रूट परमिशंस ले लेता हूँ। एक बार मैं उस फाइल को ओपन करता हूँ ताकि हम सॉफ्टवेयर्स वर्जन्स वगैरह उसके साथ देख पाएँ कौन सी फाइल पे कौन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पोर्ट 21 पे VSFTPD FTP सर्विस के साथ में देखा है जो वल्नरेबल है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम FTP के ज़रिए इसको ट्राई करते हैं एक्सेस लेने की। तो देखते हैं FTP को अगर आप लेना चाहते हैं डायरेक्टली एक्सेस FTP के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो आप FTP लिखिए और सामने उसके विक्टिम का IP लिख दीजिए। क्योंकि वो ऑलरेडी वल्नरेबल है तो इजीली हमारे पास एक्सेस आ चुका है, आप देख सकते हैं। बट एक बार हम ट्राई करेंगे क्या हम यूज़र ID पासवर्ड जो वहाँ पे थे यहाँ डालते हैं, क्या हमारे पास इसका एक्सेस आता है या नहीं आता। आप देख सकते हैं यूज़र ID मांग रहा है, पासवर्ड भी मांग रहा है। एक बार इसका एंटर करके देख लेते हैं। अब देख सकते हैं इसने लॉगिन सक्सेसफुल दिखा दिया, यानी हमारा जो सिस्टम था MSF मेटास्प्लॉइटेबल वाला वो हमने उसमें सक्सेसफुली एक्सेस ले लिया है उसका। तो मैं एक बार इसकी डायरेक्टरी चेक करता हूँ या LS करके देखता हूँ कहाँ पे हम हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास एक फ़ाइल दिखा रहा है ये वल्नरेबल। आप अगर देखें तो इस फाइल पे अपन है। एक बार इसकी IP कन्फिग करके देखते हैं क्या हमें वो भी शो करता है। ये इफ़ कन्फिगर, सॉरी IP तो विंडोज़ के लिए होता है। आप देख सकते हैं इनवैलिड कमांड दिखा रहा है, मतलब हमारे पास एक्सेस तो मिला है बट हमें कंप्लीट एक्सेस नहीं मिला है, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिला है। मतलब कुछ कमांड्स हमारी वर्क कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। तो एक बार प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करके देखते हैं। तो अभी हमारी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो होम MSF एडमिन, जिसमें हम अभी करंटली है। तो एक डायरेक्टरी पीछे करके देखते हैं। आप देख सकते हैं पीछे जब हम गए तो हमें वहाँ पे डायरेक्टरी में 4 अलग अलग फोल्डर्स दिखा रहा है, FTP, MSF एडमिन, सर्विस, यूज़र। अब एक बार हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या सेम डायरेक्टरी उन चारों की इनके पास है या नहीं। अभी इसकी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी हमने चेक किया। अब एक बार हम इस डायरेक्टरी के बैक आते हैं। सॉरी मैंने गलत टाइप कर दिया था, CD ::। अब मैं वापस एंटर करता हूँ और अब मैं LS करके देखता हूँ क्या वो चारों फोल्डर यहाँ अवेलेबल है। प्रिंट वर्किंग, अब मैं LS लिखता हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं वही चारों फोल्डर्स जो वहाँ पे हमें शो कर रहा था, FTP, MSF एडमिन, सर्विस और यूज़र, यही चारों फोल्डर यहाँ पे हमें लास्ट में दिखाई दे रहे हैं। यानी हमें एक्सेस तो मिल गया है पर रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिला है, कंप्लीट एक्सेस नहीं। तो अब कंप्लीट एक्सेस हम कैसे ले सकते हैं, तो वो हम ट्राई करेंगे अब MSF कंसोल के ज़रिए। तो चलिए अब हम आते हैं MSF कंसोल के ऊपर। तो एक बार मैं इस डायरेक्टरी से एक बार रीबूट भी ट्राई करके देखता हूँ क्या वर्क करता है, सिस्टम रीबूट होता है या नहीं। हम रीबूट नहीं कर पा रहे उस सिस्टम को। तो ठीक है, फिर यहाँ से हम एग्ज़िट लेते हैं। रीबूट नहीं हो रहा सिस्टम, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार वापस ट्राई करता हूँ, शायद हो जाए। नहीं हो रहा। तो हमें कुछ एक्सेस मिला है, कुछ एक्सेस नहीं मिला है। तो वापस हम एक बार ट्राई करेंगे, अब इस बार MSF कंसोल के ज़रिए। तो अब यहाँ पे हम इससे एक बार एग्ज़िट लेते हैं ताकि FTP से हम बाहर आ सके। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर इस बार ट्राई किया था हैक करने का, जिसमें हम कामयाब हुए बट रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस के साथ में। इस बार हम MSF कंसोल के साथ में ट्राई करते हैं। ये एक बहुत ही शानदार टूल है और ये बड़े बड़े हैकर्स जो होते हैं मैक्सिमम टाइम यही टूल यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको एक बार यूज़ करते हैं। इसको कैसे यूज़ किया जाता है, तो सबसे पहले हम यहाँ सर्च करेंगे कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर था और कौन से पोर्ट पे चल रहा है। जैसा यहाँ पे 21 पोर्ट था और FTP सर्विस रन कर रहा था VSFTD। तो इस प्रोडक्ट को हम एक बार वहाँ पे सर्च करते हैं क्या मेटास्प्लॉइटेबल पे VSFTPD करके कोई सॉफ्टवेयर है। जैसे ही मैंने सर्च करके VSFTPD किया तो आप देख सकते हैं
दो अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग इसने मेरे को मॉड्यूल्स दिखाए हैं। तो ये मॉड्यूल्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैं थोड़ा आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। जो मॉड्यूल्स है बेसिकली वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ऑक्सिलरीज, उसके बाद आता है एक्सप्लॉइट और उसके बाद आता है पेलोड। तो सबसे पहले मैं ऑक्सिलरीज़ की बात अगर मैं कर देता हूँ, ऑक्सिलरीज़ जो होती है वो एक तरीके से अपन कह सकते हैं जो अपन स्टार्टिंग फेज जो होता है डीप स्कैनिंग का, कि वो स्कैन करता है कि क्या इसमें कोई वल्नरेबिलिटी है, कोई कमी है, या जिसके थ्रू हम इसको है ना क्रैक कर सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं, तो वो काम ऑक्सिलरी करती है। दूसरा, अगर मैं एक्सप्लॉइट की बात करता हूँ, तो अगर हमें कोई वल्नरेबिलिटी मिल जाती है तो उसको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, यानी कौन सी स्क्रिप्ट उस पर रन करेगी, किस तरीके से हमें उसका एक्सेस मिलेगा, वो सारी जानकारी हमें एक्सप्लॉइट के इस अंदर जो स्क्रिप्ट होती है उससे मिलती है। उसके बाद सबसे लास्ट में हम बात करते हैं पेलोड की। पेलोड जो होता है, जैसे कि हमने ऑक्सिलरीज के साथ में जब उसको स्कैन किया और एक्सप्लॉइट के साथ में उस स्क्रिप्ट के साथ में उसको जब वल्नरेबल का हमने एक्सेस ले लिया, अब उसको एक्सेस लेने के बाद हमें कितना समय अंदर गुजारना है, कितना टाइम हमें अंदर जो रहना है उस सिस्टम में, जो हमें ज़रूरत है, वो काम कौन करता है, वो काम करता है हमारा पेलोड। तो ये तीनों का अलग अलग रहता है मॉड्यूल्स का। ऑक्सिलरीज स्कैनिंग करने के काम आती है, एक्सप्लॉइट वो मेलिशियस स्क्रिप्ट होती है जिसकी वजह से हमें एक्सेस मिलता है, पेलोड हमें एक्सेस लेने के बाद कितने टाइम अंदर रहना है, वो जो टाइम हमें देता है वो हमें पेलोड देता है। तो चलिए वापस कंटिन्यू करता हूँ इसी वीडियो पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसने हमें कुछ आगे ना, जैसा इसने नेम लिखा है उसके आगे कुछ नंबर दे रखा है 0 और 1। तो हम यहाँ नीचे उसमें से सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूज़ 1, जो लास्ट में जो है एक्सप्लॉइट है मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी जो सीरियल नंबर में 1 है एक्सप्लॉइट यूनिक्स FTP VS FTD वाला, उसको मैंने सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने एंटर किया, आप देख सकते हैं इसने दिखाया नो पेलोड कन्फिगर्ड, तो हमें उसको भी कन्फिगर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक ऑप्शन आता है शो ऑप्शंस, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं टाइप कर देता हूँ शो ऑप्शंस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद मैं एंटर करूँगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा हमारे सामने कुछ डाटा आपके देख सकते हैं स्क्रीन पे आएगा, जैसे सी होस्ट, सी पोर्ट, प्रॉक्सीज, आर होस्ट, आर पोर्ट वगैरह। आप जो आर पोर्ट देख पा रहे हैं, यानी आर पोर्ट में ऑलरेडी 21 हमें शो कर रहा है। इसका मतलब हम जो अभी ये एक्सप्लॉइट हमने जो लिया एकदम सही वर्किंग में है, पर हमें एक बार इसको टेस्ट करना पड़ेगा। इसके ऊपर आप एक देख रहे हैं आर होस्ट। आर होस्ट मतलब जो हमारा विक्टिम सिस्टम है उसकी IP हमें इसमें एंटर करनी पड़ेगी। तो वो आर होस्ट भी होता है, और इसी के साथ साथ में एक एल होस्ट भी आता है काफ़ी सारे एक्सप्लॉइट्स और पेलोड्स के अंदर। तो वहाँ पे जहाँ पे भी आपको एल होस्ट दिखे, वहाँ पे आपको अपना अटैकर सिस्टम, यानी जो आप जो हैक करना चाह रहा है या जो एक्सेस लेना चाह रहा है, उस सिस्टम की IP आती है अटैकर की, और आर होस्ट में हमेशा विक्टिम सिस्टम की IP आएगी। और आर पोर्ट, जैसा कि हमने देखा कि हमने FTP जो है हमारा 21 पर रन कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट वही सेट है, तो हम वही सेट रहने देंगे। तो हम सबसे पहले आर होस्ट को सेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेट SCT सेट आर होस्ट। तो मैं लिख देता हूँ SCT सेट आर होस्ट स्पेस वो जो विक्टिम की IP थी 192.168.219.129। उसके बाद हम करेंगे एंटर। जैसे मैं एंटर करता हूँ, आप देख सकते हैं दिखा रहा है आर होस्ट ऑलरेडी उस पर सेट हो चुका है। तो एक बार हम इसको चेक करेंगे, वापस हम यहाँ पे टाइप करेंगे शो ऑप्शंस। उसके बाद हम देखेंगे एंटर करके क्या हमारे आर होस्ट जो हमने डाला है क्या वो उस पर आ चुका है। तो चलिए टाइप करते हैं शो ऑप्शंस एक बार वापस। मैंने वापस शो ऑप्शन क्लिक किया, आप देख सकते हैं एंटर करते ही आप अगर आर होस्ट पे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी जो हमने IP विक्टिम की डाली थी वो उसमें आ चुकी है। तो अब हमें इसको रन करना होगा, और ये एक बार सॉफ्टवेयर का नाम हम देख लेते हैं जो हमें मिला था वो सेम है। तो अब हमें इसको एक बार एक्सप्लॉइट करना होगा। इसके भी 2 तरीके हैं। तो इसको हम डायरेक्टली या तो हम रन लिख के भी कर सकते हैं या फिर एक्सप्लॉइट, दोनों में से कोई भी आप लिख अगर यहाँ मेंशन करेंगे तो ये स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। तो चलिए एक बार हम इसको लिख के रन करते हैं। मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे रन सबसे पहले, या फिर आप चाहें तो इस पर एक्सप्लॉइट भी रन कर सकते हैं। तो मैं इस पर डायरेक्टली एक बार एक्सप्लॉइट करके देख लेता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। इसके बाद तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, जैसे बैनर, VS FTD जो सॉफ्टवेयर था, बैकडोर सर्विस भी स्पॉन्ड उसने चालू कर दी है, अब वो शेल भी उसने फाउंड कर दिया है। अब हमें देखना होगा कि हमें उसका एक्सेस मिल चुका है या नहीं। तो उसके लिए मैं एक बार टाइप करूँगा LS, एक बार देखते हैं हम क्या हमें उसका एक्सेस मिल चुका है या नहीं। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ LS और एंटर करता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे मैंने LS किया, इसने हमें बहुत सारी कुछ फाइल्स वगैरह उसकी जो डायरेक्टरी वगैरह वो शो करना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब हमें उसका एक्सेस मिल चुका है। अब एक बार मैं PWD करके देखता हूँ, हम इसकी रूट फोल्डर में आप अगर देखेंगे तो एक बार उसके भी रूट फोल्डर में हम जाके या फिर हम एक बार इसी की डायरेक्टरी चेंज करके देखते हैं। होम डायरेक्टरी में चलते हैं, MEHOME।
अब जैसे मैं एंटर करता हूँ फिर मैं PWD कमांड या ls करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं 4 वही फ़ोल्डर जो वहाँ पे थे वही हमें मेंशन करके यहाँ दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पे एक बार फिर से हमने सेकंड टाइम इसका एक्सेस ले लिया है मेटास्प्लॉइटेबल 2 का। अब पिछली बार हमें इसका रेस्ट्रिक्शन मोड पे एक्सेस मिला था, कंप्लीट नहीं मिल पाया था। इस बार हम चेक करते हैं कि हमें एक्सेस पूरा मिला है या सेम वही रेस्ट्रिक्शन मोड के साथ में मिला है। तो एक बार मैं करता हूँ इफ़ कन्फिगर। आप देख सकते हैं मैंने पिछली बार जब इफ़ कन्फिगर किया था FTP के ज़रिए, तो मुझे वो IP वाली जो कमांड थी उसने रन नहीं की थी, इनवैलिड कमांड दिखा दिया था। पर इस बार इसने हमें कंप्लीट IP भी एक्सेस करके दी है। इसका मतलब इस बार हमें 100% एक्सेस मिला है। तो चलिए इस बार हम इसको एक बार रिबूट करके भी देख लेते हैं। पिछली बार हमने रिबूट किया था, वर्क नहीं किया था। तो इस बार हम यहाँ से अपनी काली लाइनेक्स से मेटास्प्लॉइटेबल 2 को रिबूट करते हैं। तो उसके लिए मैंने टाइप कर दिया रिबूट और अब मैं एंटर करता हूँ एक बार। तो कहाँ, हाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारा जो मेटास्प्लॉइटेबल 2 है वो रिबूट कमांड पे चला गया है। यानी हमें कंप्लीट एक्सेस मिल चुका था मेटास्प्लॉइटेबल 2 का। जैसे ही वहाँ पे रिबूट होने लगा वहाँ से हमारे पास जो एक्सेस था वो क्लोज़ हो चुका है, यानी वो शट डाउन हो चुका है। तो इसी तरीके से हम मेटास्प्लॉइटेबल 2 को जिस तरीके से हमने एक्सेस लिया, हमने कैसे पोर्ट्स को स्कैन किया, कैसे वहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर्स को सर्च किया, किस पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन कर रही है, ये सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। इन सब के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास जो कंसेप्ट है वो हमारा होता है नेटवर्किंग। अगर वो आप अच्छे से समझ लोगे तो आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई आपके लिए आज नहीं होगी, बट धीरे धीरे आप जैसे इन चीज़ों पे डेली वर्क करोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो इस तरीके से हम विक्टिम सिस्टम जो भी होता है उसका हम एक्सेस लेते हैं। ये एक मेटास्प्लॉइटेबल 2 का एक छोटा सा एक मैंने प्रीव्यू आपको दिया था। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अलग अलग चीज़ मैंने सिर्फ आपको FTP पे करके दिखाया है। इसमें और भी अलग अलग पोर्ट्स पे काफ़ी सारी सर्विस चल रही है। जैसे 25 की अगर बात करूँ SMTP, जिस पे पोर्टफ्लिक्स SMTP का सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। इसी तरीके से आप अलग अलग पोर्ट्स को और सर्विसेज को आप सर्विस जो भी सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर आप सर्च करिए, अलग अलग स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी MSF कंसोल और उसके अंदर ही। तो थोड़ा सा आप MSF कंसोल के बारे में भी आप गूगल करके जानकारी लीजिए। मैं उस पर भी आगे जाके एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। और अगला मेरा जो वीडियो आएगा वो Nmap के रिगार्डिंग रहेगा। तो एक बार मैं आपको हल्का सा नेटकैट के ज़रिए भी कनेक्ट करके कोशिश करता हूँ। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।